भाइयों बहनों, हमारे यहाँ दिवाली का सीजन आ रहा है और दिवाली के सीजन में आप सबको पता है कि सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप से पैसे मांगते हैं ताकि वो पटाखे, फुलझड़ी ऐसी चीजों को खरीद के ला सके। ऐसी मेरी बहन थी। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने पूछा कि बहन ये क्या कर रही है। बोली हाथ जल गई तो मैं कोलगेट लगा रही हूँ। मतलब हाथ कैसे जल गया? तो उसने बताई कि मैं मम्मी से कल पैसे मांगी थी पटाखे के। मम्मी ने बोला है पटाखे फोड़ेगी, हाथ वाथ जल गया, दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने बोला मम्मी फुलझड़ी के पैसे दे दो। तो मम्मी ने क्या बोला, क्या प्रदूषण वैसे ही हो रहा है, बहाना मार दिया अल्टीमेटली, क्योंकि पैसों की तंगी सभी के घरों में होती है। तो कल जब मैं स्कूल गई, मेरी छोटी बहन बता रही थी कि जब कल मैं स्कूल गई तो मैडम ने मेरे को बहुत सारे रिबन पकड़ाए। जब हाथों में रिबन दिखाए तो मैंने बोला अच्छा, बहुत सारे उसने हाथों में रिबन ले रखे थे। मैंने बोला तो क्या हुआ आगे? तो उसने बताई कि रिबन देके मैडम ने बोला कि आप इसे फुलझड़ी की तरह, फुलझड़ी के मजे ले सकते हो आप फुलझड़ी की तरह जलाकर। तो मैं भी घर पे यही कर रही थी और मेरा हाथ जल गया। तो आप देखोगे कि फुलझड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, मसाला लगा रहता है। ठीक है, अब फुलझड़ी को हम यहाँ हाथ से पकड़ के जलाते हैं तो यहाँ तक मसाला आते आते जैसी भुज जाता है और वो फुलझड़ी खत्म हो जाती है और बुझ जाती है। लेकिन मैग्नीशियम रिबन था उसके हाथ में। क्या था? मैग्नीशियम रिबन। और उसे वो जला रही थी तो उसे ये नहीं पता था कि मैग्नीशियम रिबन तो भाई यहां से जलता हुआ आएगा, पूरे यहां तक जलेगा, और हाथ में पकड़े रहोगे तो हाथ भी जला देगा। तो उसके साथ यही हुआ। तो मैंने बोला अल्टीमेटली वाह बढ़िया चीज है, तो फुलझड़ी के मजे भी ले लिए। बोले भाई हाथ तो जल गया मेरा। तो मतलब करी क्यों ऐसा? बोली मैडम ने मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में सिखाया था, उसी को एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी। मैंने बोला केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो बोला भाई केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें केमिकल रिएक्शन से होती है। आप खाना खाते हो, खाना पचता है, कैसे पचता है? वो भी केमिकल रिएक्शन से पचता है। आप सांस ले रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो मम्मी को देखो, मैंने मम्मी को देखा तो मम्मी क्या करवा रही थी, एक लेबर को लगा के पेंटिंग करवा रही थी लोहे पे। तो बोले क्या किस लिए करवा रही है भाई? मैंने बोला जंग से बचाने के लिए। तो ये जंग कैसे लगती है? यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। और क्या बोला, और बताई उसने बहुत सारी चीजें। जैसे देखो वो प्लेट खुली पड़ी किसकी है? बोला, मैंने बोला दही की है। कल क्या था? बोले कल तो दूध था, इसके अंदर जामुन डाल दिया और दही तैयार होगी। तो दही का बनना, कुछ भी चीज, लोहे में जंग लगना, ये सारी चीज क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मैंने बोला अच्छा, यानी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने दूध के अंदर कुछ डाल दिया था, जो भी चीज आप बोलते हो, जामुन या फिर और भी चीज, लस्सी छोटा था डाल दिया, तो वो किस में परिवर्तित होगी? दही में। तो यानी दो या दो से ज्यादा चीज जब मिल जाती है तो कोई नई चीज बनाती है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। उसने बोली हाँ भाई इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे तो मैं नमक और चीनी को मिला दूं तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई? बोली नहीं भाई, क्योंकि तुमने बना मिला तो दिया लेकिन बन के कुछ आया ही नया चीज। मैंने बोला बन के आया ना, उसके अंदर चीनी के पार्टिकल और नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल सेम से क्या, चीनी के पार्टिकल और नमक के पार्टिकल दोनों दिख रहे हैं। मैंने बोला कोई नई जो चीज बन के आ गई। पहले कैसे था, चीनी के पार्टिकल ऐसे थे और नमक के पार्टिकल ऐसे थे मान लो, और अब कैसा दिख रहा है? अब ऐसा दिख रहा है। नमक के पार्टिकल साथ में, ये तो अलग चीज दिख ही रही है, दो चीज थी मिलकर अलग चीज बना दी। बोलेगी नहीं भाई इसे केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके भी दो रीजन है। सबसे पहले पहचानने का तरीका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है? पहले तो ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है? कोई भी रिएक्शन ऐसी चीज होती है जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक नई चीज बना देते हैं, हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जनरली, जरूरी नहीं है, हो सकता है कई बार कि एक ही सब्सटेंस हो और वो बहुत सारी दो या दो से अधिक चीज बना दे, उसे भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन भाई इसे पहचानते कैसे, उसे बताती हूं मैं। उसे बताने का तरीका क्या था कि या तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, यानी स्टेट का चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज आ जाए, या सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड, ऐसे कुछ भी चेंज आ जाए। या तो स्टेट में चेंज आ जाए, या फिर उसके कलर में चेंज आ जाए, या फिर क्या हो, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या फिर कोई गैस निकल रही हो, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज हो, यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या था कि जो प्रोडक्ट बन के आया, कोई नई चीज बन के आ रही है, उसका नेचर जो पहली चीज थी उससे अलग हो। जैसे दूध से जब दही बना, क्या दूध और दही सेम है? नहीं है, सेम बिल्कुल अलग है।
तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल विच कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। क्या बोल दिया सर इंग्लिश में आपने? वही तो मैं समझा रहा हूं, समझो। उसने कैसे कैसे बताई मेरे को, वो सब बताता हूं मैं आपको। केमिकल रिएक्शन कैसे पहचाना? या तो कोई गैस निकल रही हो, या तो कलर में चेंज आ रहा हो, या फिर स्टेट में चेंज आ रहा हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। जैसे दिवाली के दिन उसने दिखाई कि देखो वो चूना बनाने के लिए चूने को पानी में डाले तो वो उबाल मार रहा है, यानी बुलबुले निकल रहे। बुलबुले है क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो हमें क्या पता चल रहा है? उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल्स होंगे। केमिकल्स किससे बनते हैं? यानी कोई भी एटम या एलिमेंट से तो चीज बनती है जब कोई एटम से बने होंगे। मैंने क्या बोला? मान लो सपोज ए चीज है, ए एलिमेंट है, यानी कोई भी ए चीज है, कोई भी ए है, मान लो ये है या कुछ भी ए है, तो ये किससे बना होगा? ये एटम से बना होगा। अब भाई एटम से बना होगा तो एटम से बनने के लिए इसे कोई जोड़ने वाला भी तो चाहिए। सही बात है, चाहिए इसे जोड़ने वाला। और ये जोड़ने वाले को ही ये जो बना कर रखता है, इन दो एटम को जोड़ के रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। समझो, मैं डीप में समझा रहा हूं आपको। कोई बता के ऐसे निकल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर कोई नई चीज बनाते तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने तो ऐसे बता दिया, चीनी और नमक को मिला के कोई नया ही स्ट्रक्चर बन गया तो इसे भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्यों नहीं कहा? इसीलिए बता रहा हूं क्यों नहीं कहा। सबसे पहले कि होता क्या केमिकल रिएक्शन ये समझो। केमिकल रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है जब कोई भी दो चीज मिलकर नई चीज बना दे। कोई भी दो चीज मतलब ए है और मान लो बी है, ये मिलकर कोई सी बना दे जो ना ही ए जैसी दिखती हो ना ही बी जैसी दिखती हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन का पता चलता है केमिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। मतलब जब दो केमिकल कैसे बनते हैं? जब एटम से बनते हैं। एटम किससे जुड़े होंगे? कोई बॉन्ड से जुड़े होंगे। जब कोई बॉन्ड का टूटना, कब टूटेगा बॉन्ड? देखो दुनिया में हर चीज चाहती है अपनी स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी मतलब मैं स्टेबल हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं, मेरे को ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो। तो हर चीज का अपना स्टेट होता है। तो जब कोई एटम, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके अंदर एसिड डाल दिया, मान लो कुछ भी चीज डाल दिया, और वो नई चीज बना रही है, मतलब ये जो नई चीज आ रही है ना, वो पुरानी चीजों से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए नई चीज बनी है। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कोई सी भी हो, वो सब कब अकर होगी? जब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा उसका नेचर। स्पॉन्टेनियस मतलब एनर्जी ज्यादा स्टेबल, यानी जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी रिएक्शन कब होगी? जब जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो उन दो चीज से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? बॉन्ड का टूटना होगा या बॉन्ड का बनना। जब ए प्रोडक्ट बी से मिलेगा और सी बनाएगा तो हमें समझ में आना चाहिए या तो यहाँ पे बॉन्ड जो दो वो थे और ये बॉन्ड से बन रहे थे, इनके बीच कोई बॉन्ड टूटेगा, कोई जुड़ेगा और नई चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कैसे पहचाने बता दिया आपको। तो भाई पहचानने के लिए तो मैंने इसमें भी दिक्कत आ रही है भाई, यहां तो ना गैस निकल रही है, चीनी और नमक को मिला के देखो कहां गैस निकल रही है, ना ही यहाँ टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, छोकर देख लिया नहीं आ रहा, ना ही गैस का निकल रहा है। तो कैसे पता चला? ना ही कलर में चेंज आ रहा है, तो कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन है या नहीं? कैसे पता चला? उसका सिंपल सा रीजन है, केमिकल रिएक्शन कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्या बोला मैंने? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसे फिजिकल मेथड से सेफ अलग नहीं किया जाता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैंने क्या बोला? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस उसी फॉर्म में लाया नहीं जा सकता। मैंने जैसे बोला दही बन गई, अब दही का मतलब दूध बना दो तो बना दोगे? हमें जनरली हम हाथों से, फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं? या तो मैं उसे छान कर देखूं, क्या छान के अलग कर दूंगा? नहीं कर सकता यार, हर जगह ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को मेरी बहन जला रही थी और किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में, और वो बन के क्या आ जा रहा था? राख सी बन जा रही थी। अभी मत समझो ये है क्या, एक राख बन के आ जाएगा। मैं बोलूं राख को वापस कन्वर्ट करो रिबन से, तो नहीं कर सकते। मतलब फिजिकल मेथड से जो रिएक्शन कन्वर्ट नहीं हो सकती उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे तो एक चीज आती है दिमाग में,
क्या चीज आती है कि केमिकल रिएक्शन, मतलब सर केमिकल रिएक्शन जैसे इसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। सही बात है। यानी फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब जहां फिल्टर करके, या फिर मैग्नेटिज्म, जैसे हम क्या करते हैं कोई भी अलॉय या और चीजें होती मिक्स होती है तो उनमें से लोहा निकालना होता है तो हम चुंबक का यूज कर लेते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हाँ भाई इससे मैग्नेट के द्वारा निकाल लिया हमने, मैग्नेटिक सेपरेशन। या फिर हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन, हम क्या करते हैं दो प्रोडक्ट है और उनकी क्या इवेपोरेशन पावर अलग अलग है। अगर उनकी इवेपोरेशन यानी उबलने की पावर अलग अलग है, कोई उबल के यहां तक जा रहा है कोई यहां तक जा रहा है, तो यहां पे नली लगा दी, यहां तक जैसे उबल के आया दूसरा और हमें दूसरे को सेपरेट करना है तो दूसरे को दूसरी चीज में कंटेनर में डाल दिया तो वहां से क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कहलाती है डिस्टिलेशन। उसके अलावा क्या होता है, आप इवेपोरेशन पढ़ते होंगे, जैसे कपड़ा गीला हो गया तो इसे सुखाने के लिए पानी को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं उसे, तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे नमक और पानी को मिक्स कर दिया, अब अलग करना हो तो हम कैसे गर्म करो तो पानी उड़ जाएगा भाप बन के, तो बचेगा क्या, नमक नमक बच जाएगा। तो हमने क्या बोला, अलग करने का मेथड हो गया। तो ऐसे मेथड का यूज करके हम जिन रिएक्शंस को वापस उसी प्रोडक्ट में जो चीज बनकर आई है उसे वापस चेंज ना कर दे पुरानी वाली चीजों में, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन जहां पर हम फिजिकल मेथड के द्वारा, फिजिकल मेथड समझ गए, फिजिकल मेथड के द्वारा हम जो चीज पहले थी उसमें कन्वर्ट ना कर सके उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई दो या दो से अधिक चीजें मिलकर कोई नई चीज बना दे, उसके अंदर बॉन्ड का ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन हो, ये बोलना जरूरी है एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन के लिए। अब बॉन्ड बनेगा या फिर बिगड़ेगा वो बाद की बात है, अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर ब्रेकडाउन हो रहा हो और नया प्रोडक्ट बन के आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो बॉन्ड फॉर्म होंगे या फिर बॉन्ड क्या होंगे, या तो बॉन्ड फॉर्म होंगे या फिर ब्रेक होंगे। और जब बॉन्ड फॉर्म होते या ब्रेक होते हैं, जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं या ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है या फिर एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हो, कोई मैंने साइंटिस्ट हूं मान लो और मेरे को केमिकल्स है बहुत सारे, उनमें से पानी निकालना है, मेरे को बहुत सारे केमिकल मिला के कंपाउंड तैयार कर लिया, उसमें से पानी निकालना है। तो पानी अब निकल ही नहीं रहा यार, पानी निकल ही नहीं पा रहा, निकाल रहे तो उसके साथ कंपाउंड के साथ और भी केमिकल बाहर आ जा रहे। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का प्रयोग करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और H2 और O2 गैस बन के बाहर निकल गए। अल्टीमेटली हुआ क्या, पानी का निकल गया। तो यहां क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकले, एनर्जी कई बार देनी भी पड़ेगी। यानी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी का निकलना या फिर बनना होगा तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपको बताई उसे लिख लेते हैं, और लिखते लिखते एक चीज और बताओ मेरे को कि केमिकल रिएक्शन जो होती है जब उसमें मैंने क्या बोला, एनर्जी निकलेगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एनर्जी निकलेगी तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, और एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड की जगह निकलेगी तो उसे एनर्जी को क्या कहेंगे। यानी जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे, और एनर्जी जब एब्जॉर्ब यानी देनी पड़ेगी तो उसे क्या कहेंगे। सिखाता हूं मैं शुरुआत से, क्या बोला मैंने, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जब दो या फिर दो से अधिक प्रोडक्ट मिलके कोई नई चीज का प्रोडक्ट बना ले तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में देखो पहले कोई चीज थी और बाद में कोई चीज आई है, यानी पहले तो दूध था अब दही बन गया, तो दूध क्या कहलाया, दूध कहलाया यहाँ पे रिएक्टेंट। और क्या थोड़ा सा जामुन डाल था हमने, लस्सी टाइप की कोई चीज डाली थी जैसे, या फिर हमने दही डाल दिया था ताकि पूरी दही बन जाए। तो हमने बेसिकली क्या किया था, दही और दूध को मिक्स किया था, दूध और दही को मिक्स कर दिया था। ऊपर ही लिख देता हूं मैं, दूध को और थोड़े से लस्सी या जामन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जामन लिख लेते हैं, जामन को मिक्स कर दिया था तो क्या बन के आया था, दही बन के आई थी। तो यहां दो चीज थी, यहां एक नई चीज तो आ गई बनकर। तो इसका नेचर से बिल्कुल अलग है। तो जो पहले चीजें थी उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि यही तो रिएक्ट करेगा।
रिएक्ट करने वाले को हमने क्या बोल दिया, रिएक्टेंट। और जो इस साइड जो बन के आई है उसे क्या हमने बोला, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल चीज बन के आई है उसे क्या बोला, प्रोडक्ट। अच्छा, अब मान लो मैंने दिखा दिया ए और बी सी। मान लो जैसे मेरी बहन ने मैग्नीशियम रिबन जलाया, अब मैंने बोला एक काम कर, पेपर में आ गया कि लिख के दिखाओ, तो वो ऐसे तो ना करेगी कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया और यहां मैं खड़ी थी और मैंने ये हाथ में माचिस लिया और जला दिया, जलाती मैंने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था, मेरा हाथ और जल गया और ये जल के तैयार हो गया किसके प्रेजेंस में, और यहाँ हवा थी, हवा आई और हवा से बन के क्या तैयार हो गया, एक राख सी बन के तैयार हो गई। पेपर में उसने ये लिखी आई, मार्क्स वाले ने ये क्या है, उससे तो समझ में ही नहीं आ रहा यार ये है क्या। समझो बात को, उसे समझ में कैसे आएगा यार ये है क्या। तो समझने के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें समझ में आ रहा है। जैसे चूने के अंदर पानी डाल रहे हैं जब H2O, ये तो बाद की बात है, जब हम पानी डाल रहे हैं, पानी ऐसा होता है गिलास के अंदर और चूना ऐसा होता है पत्थर टाइप का, और बन के क्या आ रहा है, सफेदी के लिए बन के आ जा रहा है जो भी सामान। ऐसा हम पेपर में दिखाए कि भाई ये चूना है और ये पानी है और ये बन के तैयार हो गया। एग्जामिनर तो बोलेगा ये है क्या, ये तो कार्टून से मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे एग्जामिनर तो क्या किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझाने के लिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें इसका नया नाम देना पड़ेगा, इसका नया नाम देना पड़ेगा, इसका नया नाम देना पड़ेगा। ऐसी जब मेरी बहन ने रिबन जलाया था, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिबन जलाया था तो रिबन को मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम की रिकॉर्ड, तो मैंने Mg से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हवा थी, बहन ने हवा बोली थी, उसे नंबर नहीं मिला तो मैंने हवा को क्या बोल दिया, O2 बोल दिया। जब ये दोनों मिक्स कर दिया और फायर के, किसके, फायर, हीट, आप कुछ भी लिख दो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कुछ भी लिख दो आप, क्या तैयार हो गया, MgO तैयार हो जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये राख की तरह, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। हम ऐसे नीचे रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो मैं राख दिखा रहा हूं, राख की जगह ये दिखाया तो एग्जामिनर यहां नंबर देगा। क्यों देगा, उसे समझ में आएगा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो वो MgO बना दिया। लेकिन ऐसे बना के आगे तो कौन दे रहा है यार, उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैग्नीशियम रिबन है। मुझे क्या सपने आ रहे थे ये मैग्नीशियम रिबन को जला रही है और ये जो ऐसे करके बना रही है ना ये हवा है, मुझे तो और कुछ समझ में आ जाए। तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, क्या करना, एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना यानी दिखाना। एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें इनके नाम देने पड़ गए, सिंबल देने पड़ गए, अलॉट करने पड़ गए। या राख का भी सिंबल अलॉट करना पड़ गया, यानी देना पड़ेगा कि इसे हम ये मानेंगे, इसे हम ये मानेंगे, इसे हम ये मानेंगे। इसी चीज को केमिकल रिएक्शन, अब तो समझ में आ रही है ना, कैसे समझ में आ रही है केमिकल रिएक्शन, जब उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और ये कैसा दिख रहा है, ये फॉर्म, ये एक समीकरण सा नहीं दिख रहा है, इक्वेशन टाइप का। तो हमें क्या समझ में आया, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन को हमें बताने के लिए हमें इक्वेशन टाइप लिखनी पड़ रही है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना या एक्सप्रेस करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या समझ में आया, केमिकल रिएक्शन तो हमने करवा दी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि केमिकल रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ, जहां पर हमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक साइन, सिंबल अलॉट किए जाते हैं। सिंबल क्या किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, यानी दिखाने के लिए सब स्टैंडर्ड कर दिया जाता है कि इसका सिंबल हम ये मानेंगे, ठीक है। अलॉट किए जाते हैं और उसे लिख दिया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। क्या, केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड ओनली बाय केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा, क्यों जरूरत पड़ी हमें केमिकल इक्वेशन की, ठीक है।
मैंने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, या तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, या फिर कलर में चेंज आ रहा हो, या स्टेट में चेंज आ रहा हो, या फिर कोई गैस निकल रही हो। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मतलब एनर्जी में चेंज आ रहा है, या तो एनर्जी निकल रही है या फिर एनर्जी कम हो रही है। अगर एनर्जी निकल रही है, क्या एनर्जी निकल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ। और जब देना पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे एनर्जी निकल रही है, तो उसे सर हमने याद आ गया, हमने उसे एक्सोथर्मिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सो मतलब, अब देखो समझ में आना चाहिए, एक्सो मतलब एक्सिशन, एग्जिट होना, निकलना, थर्मिक मतलब हीट का, हीट का निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। समझ में आया, अगर एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एग्जांपल है कुछ, है भाई बहुत एग्जांपल है, भर भर के एग्जांपल है, इसी के एग्जांपल है, समझो कौन से एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल कौन कौन से है, जैसे आपने पढ़ा होगा CH4, ये कहां पढ़ लिया, अरे भाई आपने खाना बनाया है कभी, नहीं बनाया, हमारी मम्मी ने बनाया, तो मम्मी कैसे बनाती है खाना, गैस पर बनाती है। सर वो गैस कौन सी है, एलपीजी, एलपीजी के अंदर क्या होती है, मीथेन गैस होती है मेरे भाई, जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। अब जब ये मीथेन गैस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो करती क्या है, CO2 का फॉर्मेशन करती है, प्लस हीट का फॉर्मेशन करती है, H2O का, और हीट का फॉर्मेशन करती है। अब मुझे एक बात बताओ, CO2 तो मॉइस्चर बन के उड़ जाएगा, या फिर ये जो ऑक्सीजन है ये भी मॉइस्चर बन के उड़ जाएगा, ये दोनों तो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे, बचेगा क्या, हीट। तो आप ये नहीं बोलोगे कि गैस जलाती है, गैस कहां, गैस तो ये है, ये तो इसके साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना है हीट, इसका यूज करके खाना बन रहा है। तो हमें समझ में आई, जो खाना बनते वक्त रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, एक्सोथर्मिक। क्यों हो रही है, क्योंकि हीट का निकल रहा है, इसी खाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम जो लग रही है, इसी फ्लेम से तो हम खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके उलट एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट देनी पड़े, हीट देनी पड़े। सर ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, अरे भाई बहुत सारी रिएक्शन होती है, आप जोड़ने लग जाओ तो आप खुद ही थक जाओगे। जैसे मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे केमिकल डाले और केमिकल डाला के एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया। फॉर्मेशन के अंदर उसे पानी ज्यादा लग रहा था, अब पानी को जब वो निकाले तो पानी के साथ केमिकल भी बाहर आ जाए सारे, तो उसे तो केमिकल के जब पानी निकालना था, तो उसने क्या किया, उसने क्या था, कोई भी केमिकल थी, ठीक है, उसने क्या किया, H2O जो था, पानी जो था, और भी जो भी केमिकल होंगे, हमें उसके बारे में बात नहीं करना, मान लो X केमिकल होंगे, और भी बहुत सारे केमिकल या कंपाउंड होंगे, उन्हें X बोल दिया। पानी का जो दिक्कत कर रहा था लिक्विड फॉर्म में, उसे क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, और उससे क्या बन के आ गया, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। अब ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या करेंगे, उड़ जाएंगे भाई, गैस के फॉर्म में गैस रुकती है क्या, उड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली उसका मकसद पूरा हो गया, जो इसे केमिकल चाहिए था ये तो उड़ गया बनकर, ये सारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब एक चीज और सीख लो कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुआ, तो यहां एक चीज देखो, एक ही तो प्रोडक्ट था जिसका दो टुकड़ों में टूट गया। जब ऐसे एक प्रोडक्ट दो टुकड़ों में टूट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बोलो सर ये आपने क्यों पढ़ा दिया, तो आप एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकलने के बारे में बता रहे थे, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है, सही बात है। अब यहां एक चीज नोटिस करो आप कि यहां पे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर एनर्जी देनी पड़े, हीट देनी पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी जब हीट निकल रही थी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कब, जब हीट आएगी, देनी पड़ेगी हमें रिएक्शन करवाने के लिए। हमें पानी निकालना था तो हमें हीट देना पड़ा, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। हीट मतलब यानी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। जब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां से एक चीज और सीख लो कि अब रिएक्शन देखो कैसे हो रही है। एक प्रोडक्ट दो में टूट रहा है, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन होना। टूटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिकम्पोजिशन होना। यानी रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं, उनमें पूछूंगा। एक टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते क्या है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसे कहते हैं, जब एक प्रोडक्ट दो चीज में कन्वर्ट हो जाए, डिकम्पोज हुआ, किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ, तो इलेक्ट्रोलिसिस नाम दे दिया। तो इस एक टाइप पढ़ा दिया मैंने आपको, कौन सा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप, एक रिएक्शन का टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत टाइप की होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो रही है तो उसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया। अगर मान लो और कोई चीज प्रोवाइड करी, जैसे और चीज के रीड में, जैसे हीट प्रोवाइड करी मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीट है। आपने एक चीज सुनी होगी कि भाई जो जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर एंटासिड जो चाहिए होता है, तो एंटासिड के तौर पे एसिडिटी की प्रॉब्लम या और भी चीज होती है, तो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, जिनमें से एक नाम होता है, क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सर ये करता क्या है, यही तो सिखाने वाला हूं, करता क्या है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर की हीट लेगा, और हीट लेने के साथ साथ क्या करेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, CO2 और CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। अब एक चीज और बताओ, कैल्शियम की कमी पूरी करने के अलावा क्या करेगा, बेसिक इन नेचर है, बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, बेसिक इन नेचर है। तो जो HCl, मान लो किसी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, HCl निकल रहा है, HCl क्या करेगा, जो उसमें मिलकर पेप्सिन के एक्शन को बढ़ाएगा। तो मान लो ज्यादा ही एसिड निकल रहा है, तो एसिड ज्यादा निकल रहा है, प्रॉब्लम दायक है, तो पेप्सिन के रिएक्शन को रोकने के लिए, पेप्सिन कब रिएक्शन करना रुकेगा, जब HCl कम निकले। HCl कैसा है, एसिड इन नेचर है, और जब HCl एसिड है और CaO बेसिक है, तो एसिड बेस मिलके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगा, एज अ एंटासिड, एज अ कैल्शियम न्यूट्रिशनल वैल्यू के तौर पे हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब खाने के अंदर, डाइट के अंदर हमें प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की गोली या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर आते हैं बाजार में, सप्लीमेंट मिलते हैं, उन्हें खा लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां से हुआ क्या, देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, इससे बन के क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन के दो चीज आई और एक चीज थी। तो केमिकल रिएक्शन ये भी तो हुई है, बन के कुछ और आ गया, था कुछ और, एक से दो चीज आई है, यानी एक चीज टूटा है, टूटने का मतलब डिकम्पोजिशन। और किसकी प्रेजेंस में हुआ है, तो ये हीट की प्रेजेंस में हुआ। क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट था, वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ है, हीट के माध्यम से। और हीट को हम साइंस में क्या कहते हैं, थर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्म। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब एग्जिट होना,
एग्जिट होना किसका, थर्म का मतलब है, थर्मो का मतलब हीट, हीट का रिलीज होना, तो हीट को कहते हैं थर्म। तो मैं इसे थर्मल रिएक्शन नहीं बोल दूंगा, बोल दूंगा थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो मैं अगर पूछूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के टाइप्स बताओ, तो आपको एक टाइप तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, कौन सा, डिकम्पोजिशन का। और इसके अलावा भी सर कोई टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट पढ़ा होगा AgCl, और Cl की जगह कभी कभी आपने पढ़ लिया होगा AgBr, AgBr, लेकिन ये कम पढ़ने की जगह ये ज्यादा पढ़ा होगा आपने। बेसिकली है क्या, ये भी हेलोजन है। क्या है, हेलोजन, यानी मैं, और ये क्या है, सिल्वर है, तो मैं इसे नहीं बोलूंगा सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड, हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप से आ रहा है, तो सिल्वर हैलाइड। तो सिल्वर हैलाइड की जब रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, जिसे हम यूवी रेज भी कह देते हैं, ठीक है। किसकी, AgCl या AgBr, जिसकी भी। तो ये आयोनाइज हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, आयोनाइज मतलब आयन निकल जाएंगे, Ag पे प्लस का आ जाएगा और Cl नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक गेन करने की और इसे देने की क्षमता होती है। अब आपको पता है ये गेनिंग करेगा और ये देगा, तो जैसे ही आयोनाइज होगा तो ये स्टेबिलिटी पा लेगा। अब जो भी यूवी रेज की किरणें आएंगी, इस सिल्वर क्या कर लेगा अपने ऊपर, उसके आयंस को लेकर ये छाप छोड़ देगा। जहां छाप नहीं छोड़े वहां हल्के कलर आ जाएंगे, और हल्के भारी कलर से ही, हल्के भारी कलर से किसका फॉर्मेशन होता है, फोटोग्राफी का। तो हमें क्या समझ में आया, सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोराइड बोल दो, सिल्वर ब्रोमाइड बोल दो, कुछ भी, इनका प्रयोग कहां होता है, फोटोग्राफी में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, एक नंबर का, बहुत बार कंपटीशन में, ओलंपियाड जिसे कहते हैं, उस कंपटीशन में पूछा गया है। तो किसका होता है, AgCl या AgBr या फिर सिल्वर हैलाइड्स का प्रयोग होता है। कैसे होता है बता दिया। अब एक बात बताओ, सनलाइट निकल रही है, सनलाइट किसके फॉर्म में निकलती है, ये निकलती है फोटोन के फॉर्म में, छोटे छोटे डब्बों के फॉर्म में। आपने बहुत पढ़ा होगा तो आपने फोटोन पढ़ लिया होगा। तो इसलिए क्योंकि सनलाइट इसके फॉर्म में निकलती है, इसका नाम दे देते हैं फोटो, क्या नाम दे देंगे, फिलहाल फोटो इलेक्ट, बहुत सारे नाम दे सकते हैं हम इसका नाम, हम फोटोलिसिस बोल सकते हैं। फिलहाल फोटो में अगर हम करंट का यूज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। तो जनरली अभी करंट का तो यूज हो नहीं रहा, तो सनलाइट का यूज हो रहा है, और सनलाइट किसके फॉर्म में आती है, फोटोन के फॉर्म में। तो इसका एक नाम दे देते हैं बहुत अच्छा, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मैंने आपको एक टाइप अच्छे से पढ़ा दिया, डिकम्पोजिशन। इसके टाइप्स बताओ, तो आपके सिलेबस में 3 टाइप है, 3 टाइप मैंने अच्छे से बता दिया। कौन कौन से, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा कौन सा बताया मैंने, एक तो यही आपको सामने समझ आ रहा है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक और बताया था इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने साथ साथ हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ लिया कि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होगी। उसके बाद अगर एक्सोथर्मिक होगी तो उसका हमने नेचुरल गैस के एग्जांपल पढ़ लिया। उसके बाद हमने अगर एंडोथर्मिक होगी तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब में क्या हीट की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक के टाइप बता दिए मैंने, थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या बताया मैंने, थर्मल इलेक्ट्रो, थर्मल की जगह और कुछ नाम ले देंगे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा कौन सा बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और पढ़ते हैं हम, और पढ़ते हुए क्या सीखते हैं कि रिएक्शन के सर और भी टाइप हो सकते हैं। यार इससे मिटा लो, इससे बढ़िया मिटेगा। तो और पढ़ते हैं हम, तो और चीजें भी साथ साथ लगे हाथ। जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीख लिया है तो और भी रिएक्शन भी सीख ही लेते हैं भाई, क्या जा रहा है। चलो सीखते हैं। तो आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट समझ में आया होगा, क्या रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझो, एक तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया हमने। पहले हमने पढ़ा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट क्या था, रिएक्टेंट क्या होता है। अब किस किस टाइप की होती है, तो ये बहुत सारे टाइप की होती है। मैंने एक तो पढ़ा दिया आपको, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन सर इसके अलावा भी होती है भाई, जिसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारी सरकार आजकल क्या कर रही है, अपने एनर्जी को डिपेंडेंट जो अरब देशों पे या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर और जगह है वहां से कम कर रही है, क्योंकि कोयला एक मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का, जिसे हम कार्बन, कोयला भी क्या है, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में। जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये करेगा क्या, हीट रिलीज करेगा, या एनर्जी बोल सकते हैं हम, एनर्जी रिलीज करेगा। प्लस में CO2 निकाल रहा है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, खतरनाक है। तो इसीलिए तो सरकार क्या बोल रही है कि हम नवीकरणीकरण करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कर रही है। समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो रहा है। तो जब कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या बनकर आ रहा है, यहाँ CO2 बन के आ रहा है। तो दो चीज थी, दो चीज से ये, यानी दो चीज मिली और नई चीज बनी, यानी दो चीज का मिलना, मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बाइन होना, कंबाइन होना। तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोल देंगे, क्या बोल देंगे। जैसे मेरी बहन क्या कर रही थी, मैग्नीशियम रिबन को O2 की प्रेजेंस में जला रही थी, तो MgO बन के तैयार हो जा रहा था। तो ये दो चीज थी और इससे एक नई चीज बन रही थी, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सर इसके अलावा भी कोई और रिएक्शन होती है, अरे भाई और रिएक्शन होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। मैंने आपको क्या बता दिया अभी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दिया। इसके अलावा होती है, दो और होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा नाम लिख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइटिंग पे मत जाना, सीखते जाओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर ये पढ़ा हुआ लग रहा है, सोचो कहां पढ़ा हुआ लग रहा है, मेरे को याद करके बताओ कहां। तो आपने लो सर हमने पढ़ा है कि जब लोहे को आपने नहीं पढ़ा तब भी आप देख लो कि जब लोहे को, जो क्या होता है लोहा, Fe क्यों लिख रहे सर, आई क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि लोहे का जो नेम होता है, पुराना नाम जो था, लेटिन नेम या ग्रीक नेम जो भी बोलते हो आप, वो था फेरस, इसलिए हम F लिखते। तो लोहे को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, किसमें, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस मतलब जिसके अंदर, ये इसके अंदर घुलने वाला है, एक्वस मतलब पानी वाला, जलीय विलयन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट पानी हो। तो जब इसे मिला के देखो ना CuSO4 को, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये इसे रिप्लेस कर गया। सर रिप्लेस क्यों कर गया, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। या आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पता चलेगा आगे के चैप्टर में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि जो लोहा होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Fe को SO सल्फेट के साथ जल के क्या बोला, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तो घुल गया और कॉपर बाहर आ रहा है। तो यहां हो क्या रहा है, ये इसे डिस्प्लेस कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा मान लो भाई समुद्र में वो चक्की चल रही थी जो बंद हो गई, तो हमें क्या नमक की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियली नमक बनाना है। तो इसके भी तरीके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मैंने पढ़ा दिया डिकम्पोजिशन, एक पढ़ा दिया कॉम्बिनेशन, यहाँ टूट रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो चीज डिस्प्लेस होगी। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही है, क्या, Fe डिस्प्लेस होके ये जो Cu है यही तो डिस्प्लेस हो रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होगा, देखो कैसा होगा। मान लो मैंने क्या बोला, नमक बनाना है, तो नमक की सिंपल सी प्रक्रिया क्या है कि सोडियम सल्फेट ले लो, एक क्या ले लो, सोडियम सल्फेट। कैसे पता चला, सर इसे ये कहते हैं, आगे मैं आपको नेमिंग में आपको सिखाऊंगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, आयोनाइज कैसे करते हैं, ये रिएक्शन कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा क्या ले लो,
कुछ भी ले लो, बेरिलियम सल्फेट ले लो। क्या ले लो? एक तो ले लिया हमने सोडियम सल्फेट और एक बेरिलियम क्लोराइड, क्लोरीन है तो इसे क्या बोलते हैं, बेरिलियम क्लोराइड ले लिया। तो इससे बनने का क्या फॉर्मेशन होगा? नमक क्या होता है? नमक आपको भी तो पता है NaCl होता है, जो कि हमें चाहिए खाना, उसके बिना मजा ही नहीं आएगा खाने में। तो एक साइड NaCl को बाहर कर दो और एक साइड क्या बन के आ गया, देखो Na ये रहा, Cl ये रहा। अब जब ये दो चीज बनकर आ गए तो क्या एक चीज रह गया, सल्फेट रह गया और बेरिलियम रह गया। तो बेरिलियम सल्फेट बनके तैयार हो जाएगा। आपको समझ में आया नमक कैसे बन रहा है? सर ये 2 4 समझ नहीं आ रहे, 2 4 कैसे आ रहे हैं, इन्हें हम बैलेंसिंग के पोर्शन में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए क्या सीखते हैं, एक और रिएक्शन सीखते हैं। आपने 4 रिएक्शन सीख ली, एक 2 रिएक्शन और सीखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपके पेपर में 4 तो बता ही दिया मैंने, 5वां कौन सा आएगा? 5वां ये नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन अलग आ जाए, रिडक्शन आ गया अलग, और ऑक्सीडेशन के सीधा रिडॉक्स करके आ जाएगा। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या सर? रिडॉक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर रिडक्शन भी हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना, और यहां निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब जोड़ना। जैसे एग्जांपल लो Cu प्लस O2 को, तो क्या बन के आ जाएगा, CuO। हो क्या रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ऑक्सीडेशन नहीं है, हमारे सब्जेक्ट में क्या है, हमारे सब्जेक्ट में रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये CuO जो बनकर आया है, उसे अगर मैंने H2O के प्रेजेंस में डाल दिया, किसके प्रेजेंस में डाल दिया, H2O के प्रेजेंस में, या फिर मान लो कि भाई मैंने ऑक्सीजन दो आएगी, तो हमें एग्जांपल देना है। एग्जांपल में समझो ये आया हुआ था, कॉपर ऑक्साइड आया हुआ था। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये पता क्या बना लेगा, ये Cu क्या बना लेगा, ये एक तो तुम्हें पता समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन और ये दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बना लेगा और Cu बना लेगा। Cu क्या है, यहाँ पे कॉपर है। तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, भाई समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो क्या है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो, यानी ऑक्सीजन का निकलना और बनना दोनों हो। अब देखो यहां से ऑक्सीजन निकल के यहां जा रहा है, तो मैं कैसे रिडक्शन बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा ये रिडक्शन रिएक्शन है। और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता भाई, देखो ऐसे दिखा देता हूं मैं कि रिडक्शन दिखाना है, Cu है, यहां से ऑक्सीजन निकल गया और Cu बच गया। ऑक्सीजन Cu से कॉपर से निकल के सिर्फ Cu बच गया, O तो गायब हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन ऑक्सीजन में H2 के साथ O जुड़ गया, तो यहां क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही इस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आएगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, अब सर क्या इसके यूज भी है, भाई बिल्कुल यूज है। ऑक्सीडेशन का यूज आपके सिलेबस में दे रखा है, तो आपको सीखना है, ठीक है, सीखते हैं भाई। कैसे आता है भाई, ये आता है कि डेली लाइफ में यूज क्या, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आप बता दो सर, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्रोजन, क्रोजन। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। दोनों अच्छे से दे रखा है, एक्सप्लेन क्या हुआ है। जब कोई भी मेटल या कुछ भी, जब एयर, ऑयल या फिर मॉइस्चर
इसके आ जाए और रिएक्ट करने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेटल क्या हो गई है, कोरोड हो गई है। मेटल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज, कमजोर, वीकनेस आ जाएगी। जब ये वीकनेस आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, मेटल के अंदर क्या हो गया, कोरोजन हो गया। जैसे कोरोजन की एग्जांपल, आपने कभी पीतल को देखा होगा ना, तो पीतल कैसा होता है ज्यादातर, कॉपर कैसा होता है ज्यादातर, कॉपर आप देखोगे तो क्या होता है, पीले कलर का होता है। और इस पे ज्यादातर आप देखो ना, पानी लगते लगते ये हरे कलर में थोड़ा थोड़ा हरा जमने लग जाता है। जब हरा जमने लगता है तो हम पता क्या बोलते हैं, ये कोरोड हो गई है, कोरोजन हो गया है, पीतल पे कोरोजन आ गया है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखो भाई, ये जो सिल्वर है, सिल्वर की बाल्टी और बहुत सारे, जब आपने बाल्टी को देखा होगा तो आपने देखा होगा ये धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। क्या पड़ने लगती है, काली। तो हम क्या बोलते हैं, बाल्टी काली हो गई। इसके अलावा बहुत फेमस एग्जांपल, रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, आयरन होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है उसे, तो क्या बना देता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और ये क्या होता है, रस्ट हो जाता है। यही क्या होता है, जब मेटल के ऊपर था, मेटल क्या थी, Fe थी, यहाँ ऑक्सीजन था, और जब ये मिलाकर एक नई परत का फॉर्मेशन करेंगे, ये परत कैसी होगी, इन दोनों को मिला के होगी FeO, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लग गई है। रेंसिडिटी क्या होती है, सेम चीज है कोरोजन की तरह, बस यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस ऑयल या फिर फैट में जब किसी भी सब्सटेंस में ऑयल या फैट होता है, तो ये क्या होता है, समय के साथ डिग्रेड स्टार्ट होना हो जाता है, यानी इनकी वैल्यू घटने लग जाती है, और लीड टू स्मेल बना देती है। क्या होगा, जब किसी फैट या ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सिंपल सी बात, तो ऑक्सीडेशन मतलब जब फैट या ऑयल में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो इसका क्या होगा, स्मेल आने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं खाना खराब हो गया। जब ज्यादा हवा लग जाती है तो यानी ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते हैं और खाना खराब हो गया, इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी हो गई है। हिंदी में आप संचालन ऐसा कुछ पढ़ते हो। तो ऑक्सीडेशन मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। यहाँ जब हरी परत कब चढ़ेगा, पानी में से ऑक्सीजन जुड़ेगा बार बार मॉइस्चर के फॉर्म में। यहाँ भी जब पानी लग के जब ऑक्सीजन इसके साथ, सिल्वर के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, तो AgO बना देगा, जिसे हम सिल्वर ऑक्साइड बोल देते हैं। वो क्या करेगा, काला कर लेगा सिल्वर को। तो आई होप आपको कोरोजन रेंसिडिटी समझ में आई होगी। इसके अलावा और क्या चीज सीखते हैं, और हम सीखते हैं कि भाई एक चीज तो ये समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया हो कि सर ये 2 4 ये जो नीचे आप लिख रहे हो ना, ये समझ में नहीं आ रही, वो भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। अभी आप इतना देखो कि यही 2 4 वाला एग्जाम्पल ही आपको पहले सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा Mg + O2 मिलके मेरी बहन ने जिससे हाथ जलवाया, तो उसका नाम क्या था, MgO था। अब सर ये MgO था, मुझे कैसे पता सर कि ये MgO है, तो इसमें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन दिख रही है, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो इसे बैलेंस करना आना चाहिए। क्यों बैलेंस करो भाई, क्योंकि सर हमने एक लॉ पढ़ा है शुरुआत से, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी यानी कहने का सिंपल सा मैटर, ये लॉ क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हमने जब पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कहां चले गए ये कहां चले गए। इससे पहले एक बार मैं टाइमिंग देख लूं, कदे पता चले कि टाइम, चलो छोड़ो देखते बाद में, पहले समझो। जब 2 ये ऑक्सीजन के थे मॉलिक्यूल, रिएक्ट कर लिए तो एक ही बचा ना, 2 बचने चाहिए, बोलो सही बात है। तो मैंने कह दिया, अब देखो 2 मैग्नीशियम का, 2 मैग्नीशियम का, 2 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के दिख गए। हाँ सर अब तो सही दिख रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चला आगे 2 लगाना है। इसी को हम नाम देते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या नाम दे देते हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो मैं बोलूं तो एक एग्जांपल सिखाता हूं बहुत अच्छा, क्या, जैसे फेरस क्या होता है सर, अभी तो बताया था, जो लोहे में जंग लग रहा है उस लोहे को हमने क्या कह दिया था,
फेरस कह दिया था। तो फेरस कह दिया था, वहां आपको समझ में आया होगा कि लोहे में जंग लग रहा था, तो सर फेरस क्यों कहा था? क्योंकि इसका पुराना नाम फेरस था। तो मैंने क्या बताया था, जैसे लोहे में जंग लग रही है, तो लोहे में जंग लगने का मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि लोहे में क्या है, हवा में क्या नमी प्रेजेंट है, जिन्हें मॉइस्चर कह दिया। आप एक चीज याद रखो, रस्टिंग क्या होती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ये बता देगा, कोई बोलेगा भाई रस्टिंग ये नहीं ये होती है, कोई बोलेगा Fe3O4 ये रस्टिंग होती है। भाई तीनों फॉर्म है रस्टिंग के। रस्ट लगना मतलब जंग, इनमें से तीनों फॉर्म के है। इसे फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, इसे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, और इसे फेरसो फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे इसे। ठीक है, नाम भी समझ में आ गए होंगे। अब बैलेंस करना सिखाता हूं। बन के क्या आएगा, Fe3O4 प्लस क्या बनकर आएगा, ये तो बन गया H2O। अब देखो ये तो बन के आ गया, इसका नाम मैंने क्या था, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। अब यहां पे बचा क्या, ये भी हो गया, ऑक्सीजन का भी यूज हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन लिख दिया। लो भाई लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब देखो सर Fe तो यहाँ एक, तो यहाँ 3 आ गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 था, और यहां पर क्या आया, ऑक्सीजन यहाँ पे भाई 1, तो यहाँ 4 कैसे आ गए? तो इसी को तो बैलेंस करना सिखाऊंगा, इसी को बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले एक बैलेंसिंग टेबल बना लेंगे, ठीक है, जहां लिख देंगे ऐसे, एलिमेंट नेम, एलिमेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड यानी रिएक्टेंट साइड ये, प्रोडक्ट साइड ये, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट ये देख लो, देखते हैं भाई क्या है। देखने में क्या आ रहा है, पहले Fe दिख रहा है तो Fe लिख लो, हाइड्रोजन दिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिख रहा है ऑक्सीजन। Fe का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट साइड, इस साइड की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है, 1 है ना। फेरस यानी आयरन के कितने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने, 4 है, यहाँ पे कितने, 2 है। बैलेंस करना है, बैलेंस करने में याद रखना ऑक्सीजन 4 है तो आप यहां नहीं लगा सकते, आगे गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो गुणा करना सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज देखते हैं कि पहले देखो याद रखना, कभी बैलेंस करो ना तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों को बाद में बैलेंस क्या करना है, आफ्टर बैलेंस करना है। पहले किन्हें बैलेंस करना है, इन्हें बैलेंस करना है। बैलेंस करना सीखते तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो मैं क्या 3 से गुणा नहीं कर दूंगा, 3 से गुणा कर दिया तो कितना बन गया, 3 फेरस ऑक्साइड आ गया, यहाँ भी फेरस ऑक्साइड 3 आ गए। अब क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर है भाई, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है ना, 4 कहां से आ गए, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो एक चीज समझो, हाइड्रोजन भी बैलेंस, अब बचा क्या, 3 3 3 3 2 2 2 2, अब 1 4, ये बैलेंस नहीं है तो यहां गुणा करना पड़ेगा 4 से, यानी मैं यहां 4 से गुणा कर दूं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। क्या करेंगे हम, 4 से तो गुणा करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए। अब मैं ऑक्सीजन साइड यानी रिएक्टेंट साइड 4 से गुणा किया है मैंने, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में जब 4 से गुणा करूंगा तो एक बात बताओ यार, अब यहां तो ऑक्सीजन तो 4 हुए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो गए, मतलब हाइड्रोजन अब कितने हो गए, ऑटोमेटिकली 8 हो गए। अब इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो भाई 4 से गुणा, अब ये 8 हो गए, 8 8 8 कहाँ, प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे 4 से गुणा कर दिया। अब क्या बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, देखो ना 8 हाइड्रोजन है ना, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 फेरस ऑक्साइड, 3 फेरस के मॉलिक्यूल, यहाँ भी 3 आयरन यानी फेरस के ऑक्साइड। अब बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस क्यों दिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब मैटर बराबर दिखे रहे ना, यही क्या है, कंजर्वेशन मास का लॉ फॉलो करता है। हमें केमिकल रिएक्शन को फॉलो करवाना पड़ता है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ भी समझ में आया होगा। चैप्टर खत्म, इतना ही था यार, साइंस से प्यार हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना सीखो बस। आई होप आज की क्लास आज समझ में आई होगी। अब समझो मेरी छोटी बहन कौन सी क्लास में पढ़े, 10th क्लास में, 10th क्लास का टॉपिक है नमस्कार।